नमस्कार, मी सागर राजे. प्रभात पर्व न्यूजवर आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. प्रभात पर्व न्यूजवर आपण व्यक्तिविशेष हे सदर सुरू केलेलं आहे आणि या सदरामध्ये राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला अशा विविध क्षेत्रातील व्यक्तींच्या आपण मुलाखती घेत असतो. आजचे आपले मान्यवर आहेत मृणाल उपाध्यायजी. भारतातील एक सुप्रसिद्ध नामवंत पखवाज वादक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. ते पंडित वासुदेव उपाध्याय या घराण्याचे वंशज आहे आणि खरं तर 8वी पिढी त्यांची आहे. पखवाज वादनासोबतच ते तबला देखील खूप छान वाजवतात, हार्मोनियम वाजवतात, परत कीबोर्ड देखील वाजवतात. शिवाय संगीत अलंकार आहेत. म्हणजे संगीत क्षेत्रातील एक परिपूर्ण किंवा बहुआयामी अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खारघर, नवी मुंबईमधील खारघर या ठिकाणी गेल्या काही वर्षांपासून ते वास्तव्याला आहेत आणि ती आपल्यासाठी खरोखर एक अतिशय भूषणावह गोष्ट आहे. उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात पर्व न्यूज़ में. पहले तो मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी हिंदी जो है यहाँ का होने के कारण आपको समझ में आ गया कि मेरी हिंदी बहुत आगे पीछे है. फिर प्रेक्षकों से भी मेरा विनती रहेगी कि मेरी हिंदी को आपको थोड़ा सहना है, लेकिन जो भावना है मैं बहुत अच्छी तरीके से पहुँचाने का प्रयास करूँगा. आप पंडित वासुदेव उपाध्याय जी इनके घराने से बिलोंग करते हैं. भारत का एक सर्वश्रेष्ठ घराने से उनका एक घराना है, तो एक आपके लिए गर्व की अनुभूति हमेशा रहती रहेगी. तो आपके घराने के बारे में या परंपरा के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो भी दर्शकगण हैं इनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है इस बारे में आप सबके साथ शेयर कर सकूं. जो हमारा परंपरा है एक्चुअली ये 1400 ईस्वी से चला आ रहा है. हमारे घराने के बहुत ही बड़े पखवाजी थे काली मलिक जी. उनके बाद की जो 2 पीढ़ी है उसमें हमारे बाबा पंडित वासुदेव उपाध्याय जी लिए. तो जो हमारी परंपरा जो है ये जब भगवान दास जी ऐसा माना जाता है कि जब अकबर के दरबार में तानसेन जी थे तो उनको संगत करते थे भगवान दास जी. उनके सिखाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स में हमारे पूर्वज के भी लोग थे. तो उस समय मतलब कि 1400 ईस्वी में 2 भाई थे हमारे पूर्वज थे. उनका नाम था उगन मलिक और बुदन मलिक. तो पहले के समय में क्या एक नियम था कि आप हमेशा अगर एक भाई गा रहा है तो एक भाई संगत करेगा, ये था कि. तो बुधन मलिक के जो 7वीं पीढ़ी जो थे वो थे काली मलिक जी और जो 5वीं पीढ़ी रहे हैं हमारे बाबा. तो उसी पीढ़ी को हम लोग फॉलो करते हैं. आज तो मैं 8वीं पीढ़ी हूँ, अपने उत्तराधिकारी कर रहा हूँ. हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट भी हैं, आगे भी कर रहे हैं. लेकिन हमारा परंपरा जो है वो ऐसा बहुत जगह आपको देखने मिलेगा कि जो हमारा ट्री जोड़ रहे हैं कि पखावजी बहुत बड़े, उनका नाम है कुदौ सिंह जी के साथ ट्री है. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पखावजी रहे हैं और उनका वंशज सबसे बड़ा है, उनके शिष्यों की जो गणना है वो बहुत बड़ी है. लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उनके समकालीन थे. तो जो शैली हमारी जो शैली है, तो क्या होता है कि जब आप पखावज बजाते हैं तो पखावज के बोल सेम हैं, शब्द सेम है, बजाने का तरीका सेम है. बोलते हैं कि मेरा चेहरा और दूसरे का चेहरा दोनों अलग हो सकते हैं लेकिन व्यक्तित्व एक हो सकता है, सोच एक हो सकती है. तो पहले म्यूज़िक इतना वास्ट नहीं था तो सबका बजाने का शैली एक जैसा ही रहा है. तो हमारा शैली भी जो है कि थोड़ा बहुत मिलता है उस परंपरा से. और उसी समय के आपके और भी एक है नाना पांशा जी थे. हाँ, उनका भी क्या नाम है, जो गुरु थे वो उनके बेटे थे. ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उनके बेटे थे, कि कुछ लोग बोलते हैं उनके शिष्य थे. लेकिन क्या नाम है, जो जैसे कि बोली की जो संरचना है,
अगर आप देखेंगे तो दोनों घरानों की सेम है, लेकिन कुछ जो कलिष्ठ वर्ड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कठिन वर्ड को बहुत कंपोजिशन किया इसमें, और जो सरल कंपोजिशन है वो आपको बहुत मिलेगा नाना पानसे घराने में। तो हमारे घराने में आपको दोनों का थोड़ा बहुत मिक्सअप मिलेगा कि जो तैयारी है वो वहाँ से है, जो शब्दों का लिया जोखा है वहाँ से लिया हुआ है। तो ऐसे हमारी पीढ़ी चली आ रही है। आपके पिताजी वो अच्छे तबला वादक है, भारत में जो नामचीन तबला वादक है उनमें से उनको भी एक जाना जाता है। आपके घराने में पखवाज भी बजती है, तबला भी बजता है। आपने पखवाज क्यों चुना? पिताजी के साथ आने चाहते तो भी हो सकता था, या फिर आपने अपनी परंपरा को महत्व दिया? क्या उसकी कुछ स्टोरी है? स्टोरी तो क्या नाम है, हर इंसान की लाइफ में अपने कैरियर को लेकर होती है। तो मेरी भी एक छोटी सी स्टोरी है कि चूँकि मैं एक संगीत के घर में पैदा हुआ, तो उसमें एक नियम होता है कि आपको कुछ ना कुछ संगीत सीखना है। आप चाहे गायन सीखिए, चाहे वादन सीखिए, तंत्र सीखिए, लेकिन सीखना है। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ दिन गायन सीखा, फिर कुछ दिन मैंने सीखा हारमोनियम सीखा, फिर तबला सीखा। जब मैं 10th में पहुंचा, व्हेन आई वाज 16 साल का था, तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि बेटा क्या नाम है, हमारी जो परंपरा है उसमें पखावज बजता है, और मैंने भी तबला चूज़ किया। तो तुम्हारी इच्छा क्या कि तुम तबला को सीखना चाहते हो कि पखावज सीखना चाहते हो? तो चूँकि मैं उस समय 16 साल का बच्चा था, तो मेरे दिमाग में आया कि तबले में बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। उसमें धा भी है, ता का भी अंग है, पखावज में एक है। तो ये एक तरह से मेरी चालाकी थी, अपने सोच कि पखावज इजी है तो पखावज को सीखना चाहिए, इसमें कम याद करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं इसके करीब जाता गया, इसमें जो रुचि है मेरी वो बढ़ती गई, क्योंकि मेरे अराउंड में लोग जो थे, मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी, और ऐसे से संगीत समारोह में गया जहाँ मैंने बहुत से लोगों को सुना, एक नहीं कि सिर्फ मेरे परंपरा के, बहुत से दूसरे परंपरा लोग सुना। तो जो रुचि मेरी जो है वो और बढ़ती गई। तो वो जो रुचि बढ़ी, उससे मुझे लगा कि नहीं, पखवाज में भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर आप निगाह उठाएंगे तो आपके इर्द गिर्द बहुत लोग अच्छा बजा रहे हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से मेरी रुचि गई पखावज में। आप हमेशा है ना, आप घराना नहीं बोलना चाहते, परंपरा बोलना चाहते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आप बाकी लोग तो जैसे कि शागिर्द है, वो मैं इस घराने से हूँ, इस घराने से हूँ, लेकिन आप परंपरा बोलते हैं क्योंकि आप उनके वंशज है, इसके लिए उसके पीछे कुछ अलग लॉजिक है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि क्या नाम है, जो हमारी परंपरा रही है, तो पहले क्या है कि एक नियम था कि जैसे पहले था कि मंदिरों में ब्राह्मण एंट्री करेंगे, वो एंट्री नहीं करेंगे। तो पहले संगीत में भी यही था कि संगीत जो है वो ऊंचे घर में लोग में रहेगा। तो ऊंचे घर में लोग में अगर नहीं कुछ सीख रहा है तो घर का परिवार ही सीखेगा। तो हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे परबाबा, फिर बाबा, उनके बच्चे, फिर बाबा के बच्चे, तो पहले हमारे से परिवार में पखावज था। ये मैं यहाँ जब आया महाराष्ट्र में, और जब मैंने यहाँ पे आकर देखा कि पखावज का जिस तरह विस्तार है, तो मैंने कि परंपरा तो ठीक है, परंपरा तो एक आपका एक टैग है आपका कि हम इस परंपरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने परंपरा के लिए क्या किया? तो जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया अपने बच्चों को, शिष्य को, तो मेरे पिताजी बोला कि बेटा ये परंपरा में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ साल में ये परंपरा घराना बन जाएगा। तो ऐसे करके मैंने सिखाना चालू किया। एक्चुअली परंपरा घराना कुछ नहीं होता है, आप कितने उसको बारीकी से देखते हैं। घराना क्या एक फिक्स है कि आपको सारे बोल, परन बोल उस घराने, लेकिन आज का समय ऐसा है कि म्यूज़िक वास्ट हो चुका है। हर घराने के लोग दूसरे घराने के बोलों को बजा रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये घराना परंपरा ठीक है। ये एक आपका बोलते हैं, जैसे आप लगाते हैं कि मेरा नाम उपाध्याय है, घरत है, ये तांडेल है, वो एक सरनेम सही है, लेकिन आपको अपना नाम अलग से बनाना है उस सरनेम के साथ रहते हुए। देखिए, भारत में पखवाज के अनेक घराने हैं, जैसे कि पंजाब घराना है, नाथद्वारा घराना है, जावली घराना है, महाराष्ट्र के नाना पानसे जी उनका घराना है, ये सब घराने हैं। लेकिन मोस्टली क्या हो जाए कि भारत में भी कुछ आपका घराना और महाराष्ट्र का पानसे जी का घराना, ये दो ही घराने ज़्यादा बजाए जाते हैं। तो उसमें फ़र्क क्या है, थोड़ा बता सकते हैं? जो घराना जो है, फ़र्क शब्दों का है, उसके बोल कितने
क्योंकि जो आप बोल रहे हैं नाना पांसे घराने में बोलों को बहुत सहूलियत से बजाते हैं, बहुत सॉफ्ट बोल का शब्दों का यूज़ किया गया है। जैसे कि पखावज का धुमकिट बोल है, तिटकत गदिगन है, घिड़नग है, तगतिटे है, ये सब बोल का प्रयोग नाना पांसे घराने में बहुत किया गया है। और जो सबसे मेन सबसे बड़ा घराना बोलते हैं बाबा उनका, उस घराने में कैसा है कि आप कलिष्ठ वर्ड मतलब कठिन वर्ड तक्कड़ान, घड़ान, धितांग, घिंतलान, तो ये बोलों का यूज़ हुआ है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बोल कैसे दोनों घराने को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैं पहले बोलता हूँ, अगर हम बोलेंगे तड़ात तड़ तड़ हिता किट तक तक धूम किट तक घड़ान घेड़नक तकिट तकिट तक धिकिट तकिट तक धूम किट तक धाड़ धिकिट तक धा धा तड़ तड़ हिता किट तक तक धूम किट तक गदी कहना धा 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 धा। तो इसमें जो बोल का जो प्रकार है उससे ही मालूम पड़ेगा कि इस किस घराने का बोल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो घराना है जैसे कि नाना पांसे घराना महाराष्ट्र का और आपका घराना, वो बजा के थोड़ा सा फर्क दिखाया क्या? ओके, और चाहे तो आप बोल के और बजा के ऐसा दोनों कर हमारे घर में बोलों को मेन क्या करते हैं कि उस बोल को थोड़ा सा द्रुत लय में बनाने की कोशिश करते हैं, लय था ही रहता है और बोलों को एक अलग स्वरूप देते हैं। दोनों घरानों को अगर बोलो मिक्स करेंगे तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि एक छोटा उदाहरण है, अगर ये बोल बोलेंगे, ये बहुत ही फेमस बोल है, अगर हम कोशिश करते हैं नाना पांसे घर में बजाने के लिए, तो बोलों का जो स्वरूप है देखिए, तो आपको दोनों बोलों के स्वरूप से मालूम पड़ जाता है कि घराना कौन सा घराना है। अभी जो हमारे जो पूर्वज ने बोलों को लिया तो बोल ऐसे ही हैं, बोल अलग नहीं है। तो एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, धगति धा दिनता क्रेधा दिनता धगन दिगिति का गदिगन धा दिनता दिन धा दिनता क्रेधा दिनता दिगे न धा दिनता का ता दिन दिनता तिर 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 धा दिनता धा दिनता धरे धा दिनता धा दिन ता दिन ता धा। तो आपको दोनों का मिक्सअप लगेगा कि बोल इसमें कलिष्ठ वर्ड भी है और शॉर्ट वर्ड का भी एक उसमें दिया हुआ। तो बोल कैसे है, धगत धा दिनता धा दिनता लगन देखि टिका तक दिगिन धा दिनता दिन धा दिनता कर धा दिनता दिगिन धा दिनता का ता दिन दिनता दिनता धा दिनता धा दिनता धा दिन धा दिन धा दिन धा। यानी ये थोड़ा सा उन्होंने परिचय दिया। एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत से ऐसे बोल हैं जो कि आप घराने के, जैसे मैं बोलूँगा कि अगर मैं कोई बोल बजाता हूँ तो एक नियम होता है कि हमें उन परंपरा के लोगों से पूछना पड़ता है कि हम क्या ये बोल बजा सकते हैं किसी कंसर्ट में। ये बहुत बड़ा नियम है। तो जब हम किसी घराने कोई मेन बोल बजाते हैं तो हम उस घराने के जो उस समय उत्तराधिकारी हैं उनसे पूछना पड़ता है कि हम आपके घर का ये बोल चाहते हैं लेना, बजाना चाहते हैं, तो क्या आपकी आज्ञा है। तो ये पखवाज में बहुत बड़ा नियम है। आपके पिताजी पंडित मदन मोहन जी जो नामी तबला वादक रह चुके हैं, आप खुद भी तबला जानते हैं तो खुद भी तबला बजाते हैं, तो पखवाज और तबले में क्या अंतर है, थोड़ा सा बता सकते हैं? पखावज और तबले में अंतर तो बहुत है, लेकिन चूँकि तबला जो है वो पखाव से ही कट के बना है। ऐसा माना जाता है कि कभी अमीर खुसरो ने पटक दिया, उसको काट दिया, उसको दो बॉडी दे दिए। बोलों में और शब्दों में बहुत फ़र्क है। पंजाब घराने का अगर आप तबला देखेंगे तो आपको उसमें पखावज की झलक दिखेगी। अगर आप तबला सुनेंगे बनारस का तो आपको पखावज की झलक दिखेगी। तो इससे मालूम पड़ता है कि पखावज से ही कट गया। लेकिन पखावज में एक है कि आप धा को ही फॉलो करते हैं, ता नहीं बजाते हैं। और तबला में खुली और मुंदी दोनों का आवरण रहता है, धा के साथ ता भी रहेगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अब अगर मैंने कोई बोल लिया है तबले में, धाते के धाते टेक धाते धागे देना गेना, तो इसका ता भी आएगा, ताते के धाते टेक गेना धाते धागे देना गेना। लेकिन पखावज में अगर हमने कोई बोल लिया है धागे तक धूम के तक धेता टेका तक गदी गेना, तो हम इसमें ता नहीं लगाएंगे, वो धा को ही फॉलो करते हैं। मेन जो इसका आपका मुख है, धागे तक धूम के तक धेता टेका तक गदी धागे तक धूम के तक धेता टेका गदी। प्लस जो बोलों का जो बजाने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है।
तबले का आप जब सुनते हैं तो तबले में आप डग्गे का काम यूज़ करते हैं। पखावज में आटा है तो आपके पास सिर्फ दो शब्द होते हैं, क और घ। अब बीच में आप मारे हैं तो ग है। तो फ़र्क तो बहुत है। साहित्य का भी फ़र्क है, साहित्य का भी बहुत फ़र्क है। पखावज में कैसा है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पखावज की परने, चक्रधार। मैं एक और बात मैं बताना भूल गया। नाना पानसे जी घराने की एक सबसे बड़ी खूबी है, उस घराने में जो चक्रधारें होती हैं, ये सबसे बड़ी खूबी है। वो खूबी कैसी है कि आप पहले मात्रा से स्टार्ट करेंगे तब भी वो फरमाइशी होगा, दूसरे से स्टार्ट करेंगे तब भी फरमाइशी होगा, तीसरे से करेंगे तब भी, मतलब सेम बोल को वो 12 तक फरमाइशी बनाते हैं, जिसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में की गई है। और एक बहुत ही सुंदर उनका एक तिहाई का एक पैटर्न था जो उन लोग अभी बजाते हैं, हम लोग नहीं बजाते हैं। उसका नाम उन्होंने दिया था, सुदर्शन तिहाई नाम दिया था, कि आप कहीं भी अगर आप संगत कर रहे हैं गाने साथ, संगत कर रहे हैं साथ, कहीं भी आप हो गए तो आपको वो ऐसा था कि वो सीधा सम पे आता था, तो कहीं भी आप भटक नहीं सकते हैं। तो ये कुछ खूबियाँ मैं बताना भूल गया, अभी एकाएक दिमाग में स्ट्राइक किया तो मैंने बताया कि ये बहुत बड़ी खूबी है नाना पानसे घराने की, जो आपको बाकी घरानों में नहीं मिलेगी। तबला और पखवाज दोनों में कुछ संकल्पनाएं, जैसे कि रेला है, परन है, तो तबला का परन या रेला या फिर पखवाज का परन और रेला, इसमें कुछ अंतर होता है क्या? आपने तो बहुत सारे पखवाज में भी इन्वेंशन किए, कुछ क्रिएशन किए, जैसे कि रेला में, तो कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसमें? देखिए, तबला का रेला और पखवाज का रेला में सही में बहुत अंतर है। तबले का जो रेला मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कायदा। तो अगर आप खड़े हाथ का बोल बजा रहे हैं तो रेला नहीं है। ऐसे अगर आपने बोल मान लीजिए बजाया धगन धा धगन दिन धगन धग दिना गिना, तो वो खड़े हाथ का बोल है तो वो रेला नहीं। लेकिन सरपट में है तो ये एक रेला का प्रकार हो गया। और पखावज में रेला को लेके बहुत सारा वो भी है, मतभेद है। कहीं पे पखावज को रेला को उठान के रूप में बजाते हैं, जैसे बनारस में उठान बोल के ये रेला है, लेकिन उसको बजाते हैं। कुछ लोग उसको पड़ाल बोलते हैं। पड़ाल मतलब कि जो पहला आपका स्टार्टिंग का आस है उसको आप लोग बजा रहे हैं, उसको भी रेला बोलते हैं। हमारे घर में रेला बोलते हैं मतलब रेल की तरह लंबा, मतलब आपने अगर एक बार रेला पकड़ा तो वो रेला रेल की तरह लंबा होना चाहिए। और उसके जो खंड हैं, जिस मात्रा जिस ताल का वो रेला है, आपको उस खंड में वो बराबर बराबर विभाजित हो। अगर मान लीजिए कि वो 4 ताल का है तो वो 6 मात्रे में बराबर विभाग हो, 6 इधर 6 इधर। तबले में क्या होता है कि हम अगर 3 ताल है तो हम उसको 8 में 4 में ऐसे डिवाइड करते हैं। तो रेले के अलग अलग बहुत से प्रकार हम देखें, और इसमें बहुत सारे मतभेद भी है। तो मैं किसी ऊपर ऐसा नहीं कि ये गलत है कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन रेला पखावज का रेले में और तबले के रेले में फ़र्क है। देखिए, आपने अभी अभी बताया कि कुछ घरानों की जो है परंपरा है, उनकी अनुमति ली जाती है जब आपको को वो मिक्स करना है तो, बराबर ना? लेकिन आपने खुद ने बहुत सारे रेले पखवाज में उनके इन्वेंशन किए, आपने खुद क्रिएट किए, तो फिर वो कैसे किए? फिर वो आपके खुद के हैं या फिर किस? मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि जो रेले जो हमारे घर के शब्द हैं, जो कि हमारे घराने में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि नाना पानसे घराने में धीरे धीरे का यूज़ होता है, धीरे धीरे गिरता का यूज़ होता है, और बहुत अच्छे बोल है, हम लोग धीरे धीरे का यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके अलावा तो सारे बोल, आप चाहे वो नाथ द्वारा घराना हो, चाहे वो नाना पानसे घराना हो, चाहे वो कुदौ सिंह घराना हो, चाहे जावली घराना हो, पंजाब घराना हो, और ब्रज का परंपरा जो है मथुरा परंपरा हो। फिर आपका नाथ द्वारा में एक परंपरा है, 2 परंपरा है एक्चुअली नाथ द्वारा में। एक है रूप राज सिंह जी का परंपरा है, और एक है रणछोड़ दास जी की परंपरा। ये 2 अलग परंपरा है। परंपरा भी बहुत कुछ, जैसे कि आपका महाराष्ट्र में 2 परंपरा है जहाँ तक मुझे मालूम है। एक बोलते हैं गुरव परंपरा और एक बोलते हैं मंगल बेडेकर परंपरा। ये 2 परंपरा है जो कि डिवाइड करता है शैली को। तो मेरा कहना मतलब कि जो बोल है वो उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई भी। लेकिन अगर कोई जैसे हमारे घर की परने हैं वो हम बजाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा पूछता कि हमको ये परन चाहिए तो उसको हम जो बोलते हैं जब बजाओगे तो उसका नाम लेना कि इनकी बंदिशें हैं,
हम कैसे काम कर बोलते हैं कि ये देखिए बंदिश नाना पांसे घराने की बंदिश है, ये इनकी बंदिश है, हम नाम लेते हैं। तो जो उनकी बनाई हुई बंदिशें हैं उस पे आपको लेना पड़ेगा। रेला बनाने के लिए, उसके बनाने के लिए हमें किसी से अनुमति नहीं लेनी है। देखिए 8वीं पीढ़ी है आप जो पखवाज परंपरा चला रहे हैं, उस समय का पखवाज, 8वीं पीढ़ी का समय का पखवाज और आपका पखवाज, इसमें अंतर आया है क्या? और थोड़ा एग्जाम्पल करके दिखा सकते हैं कि कैसे अंतर आया उसमें थोड़ा सा? ज़रूर। देखिए जो पहले के पखावज है, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त जो लोग थे वो दैविक लोग थे। अच्छा हुआ अभी हम पैदा हुए तो उनको सिर्फ पढ़ पाते हैं, उनके सामने तो हम बजा भी नहीं पाते, पता नहीं, क्योंकि हमारे पास जो म्यूज़िक हमारे पास है, क्योंकि हम लोग आज का जो म्यूज़िक है जो आज हम बजा रहे हैं वो पूरा कैलकुलेटेड है, पूरा मैथमेटिक्स है। और अगर कोई ये बोलते हैं कि वो मैथमेटिक्स नहीं है तो फिर वो चार ताल में कैसे बजा रहे हैं? सिंपल सी बात है, आप चार ताल का लहरा ले रहे हैं, आप गिनती पे बजा रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। बिना मैथमेटिक्स आप उसको बजा नहीं सकते हैं। तिहाई क्या है? मैथमेटिक्स है। आपने अगर 5.5 का लिया तो मतलब 3 ताल में आएगा, तो सारा कुछ है। पहले ज़माने में सब जो संगीत था वो सब था देव के लिए, भगवान के लिए। ध्रुपद पहले गाया जाता था। तो ध्रुपद मतलब क्या? ध्रुव मतलब कि जो अचल है, अडिग है, अपद जो भगवान के लिए गाया गया। तो उस वक्त ये सब कैलकुलेशन नहीं हुआ करता होगा, ऐसा मेरा मानना है। वो संगीत जो है वो बिल्कुल प्योर था। आज का संगीत तो सबको मालूम है कि संगीत बहुत अच्छा आज भी प्योर है, लेकिन अभी इसमें आपका टेक्निक आ गया है, टेक्निक आ गया, आपका कमर्शियल हो गया है, तो बहुत फ़र्क आया है। लेकिन तब भी संगीत है। आप कितना भी थके आ रहे हो, घर पे आइए, एक अच्छा सा भजन सुन लीजिए, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी सुन लीजिए, आपको हमेशा रिलीफ मिलेगा। आपने रेला का बहुत खोज किया है, रेला के बारे में बहुत कुछ आपने बनाया है, तो फिर उसका एक बजा के दिखाएंगे थोड़ा सा? जी। ओके। एक रेला है जो कि बहुत पहले से बजा चला आ रहा है। हर घाटी के लोग बजाते हैं। गदिगन नगते टिकट तक तागते, ये पूरा फ्रेजिंग है। इसको मैं एक अलग ताल में आपको चाहूँगा सुनाना। ताल तेवरा, पखवाज का ये एक ताल है 7 मात्रे का। कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने कंपोजिशन किया है। सिंपल बोले पखावज का कहता गदी गदी के ऊपर ही ये बोल बनाया हुआ है, लेकिन इसका स्वरूप देखिए। बहुत बढ़िया। भारत के अनेक जो दिग्गज कलाकार हैं, जैसे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है, सितारा देवी जी है, ऐसे बहुत सारे कलाकारों के साथ आपने संगत की है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि कौन से कलाकार हैं जिनके साथ आपको संगत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है?
बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिला और उन्होंने कम से कम मुझे अपने साथ रखा। आप एक का तो आपने नाम ले लिया है, एक हमारे देश के बहुत ही विद्वान कलाकार हैं पंडित विश्वमोहन भट्ट, ध्रुपद गायक के बहुत ही लेजेंड कलाकार हैं पंडित प्रेम कुमार मलिक, उसके बाद बहाउद्दीन डागर, रूपक कुलकर्णी, राकेश चौरसिया, वासिफुद्दीन डागर, बहाउद्दीन डागर, और यंग में बहुत फेमस है अब इस समय बहुत अच्छे गायक हैं निशांत मलिक, समित मलिक, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बजाने का मौका मिला। डांस में अर्जुन महाराज के साथ बजाया मैंने। तो बहुत से ऐसे नाम भी हैं जिनका अभी जो नाम होना चाहिए उनका नहीं हुआ है, लेकिन बहुत खुशनसीब हुआ कि मुझे सबके साथ, जो बहुत कम बच्चे लोग हैं जिनके साथ मुझे बजाना, अभी मैं चाहता हूँ बजाना, लेकिन मैक्सिमम के साथ मैंने बजाया है और बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने सुना कि पंडित जसराज जी से आप उनके हाथ से आपको पुरस्कार प्राप्त मिलने का सौभाग्य मिला, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? और बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हुए, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। पुरस्कार क्या होता है कि जब आप कभी अच्छा बजाते हैं और आपसे लोग खुश होते हैं, आपको एक सम्मान मिलता है। मुझे सबसे पहला सम्मान मिला है 95 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है आकाशवाणी की तरफ से, गोल्ड मेडल। और उसके बाद मुझे 97 में मिला है तालमणि पुरस्कार, आपका बहुत बड़ा ये अवार्ड है, 97 में मुझे मिला है। 2000 में मुझे भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है यूथ अफेयर से। और 2005 में मुझे पंडित जी के हाथ से यूएस में वैदिक हेरिटेज में मुझे बेस्ट यंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है वहाँ पे। तो कुछ और एचआरडी से मुझे स्कॉलरशिप मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जो मुझे अभी मिले हैं और भूख बहुत बड़ी है और भी अवार्ड चाहता हूँ मैं। पुरस्कार मिलने से जवाबदारी भी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ? देखिए, जवाबदारी तो बढ़ती है, क्योंकि जब आपको कोई अवार्ड दिया जाता है तो आपको अपने आप को उससे एक स्टेप और आगे ले जाना होता है और आपको जहाँ पे है वहाँ से नीचे नहीं आना है। तो जवाबदारी तो होती है, लेकिन क्या नाम है, टोटली डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में सोचते हैं संगीत को लेके। अभी आपका जो परंपरा है और उसके आप 8वें पीढ़ी, 8वें वंशज हैं। आपको तो ऑब्वियसली आप ए ग्रेड के कलाकार हैं, आपको तो पंडित जी बोला जाता है, लेकिन मैंने आपके इंटरव्यू में सुना कि आपको पसंद है खुद को पंडित बोलना। तो क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? और सही में आजकल जो होड़ लगे मैंने देखे कि सबको लगता है कि मेरे नाम के पीछे पंडित लगाना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, क्या नाम है, पंडित लिखना चाहे उस्ताद लिखना, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप उस लायक हैं कि आप लगा सकते हैं, आप लगाइए, बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि सिर्फ ए ग्रेड मिलने से आप पंडित लगा लेते हैं। जब हमारे फील्ड के दिग्गज कलाकार पंडित लगाते हैं, मेरा मानना जो है, मेरी सोच ऐसी है कि अगर मेरे पिताजी हैं और मेरे जो मुझसे जो सीनियर हैं, जो पखाव बजा रहे हैं, उनके नाम के आगे अगर पंडित लगा हुआ है, सुशोभित है, तो वो मेरे ऊपर शूट नहीं करता है। क्योंकि ठीक है, क्या नाम है, अगर हम बोलते हैं कि हर कलाकार के समझता है कि उसके नाम के आगे पंडित ऑटोमेटिक लगता है, लेकिन अभी मेरी वो उम्र नहीं है कि मैं अपने नाम के आगे पंडित लगाऊं। और हमारे एक बहुत बड़े कलाकार हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, उनका कहना है कि ज़िंदगी भर आप शिष्य बने रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे, पंडित लग गया तो आप वहीं रुक जाएंगे। ऑफिशियल की कुछ है इसके पीछे कि पंडित किसको बोला जाता है? मैं जस्ट क्यूरियोसिटी इसके बारे में। जो कलाकारों में तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको कोई बहुत बड़े कलाकार आपको बोलते हैं कि ये पंडित से आपको नाम से अगर उन्हें संबोधित किया है, तो बहुत लोग उसको रखते हैं, बहुत लोग एक क्लास होने के बाद पंडित लगाते हैं। खरं तर म्हणजे मृणालजी उपाध्याय यांचा हा नम्रपणा म्हणावा लागेल की आज एवढ्या मोठ्या घराण्याचे ते वंशज आहेत, 8वी पिढी, आणि कितीतरी दिग्गज कलाकारांसोबत त्यांना साथसंगत करण्याची संधी मिळाली आहे. आणि असं असून देखील, स्वतः पंडित असून देखील ते असं म्हणतात की पंडित तुम्ही लावू नका, लोक लावतील, लोक तुमच्या नावापुढे पंडित लावतील, तो एक वेगळा भाग आहे, परंतु तुम्ही जोपर्यंत वाजवता किंवा या क्षेत्रात आहात तोपर्यंत तुम्ही पंडित लावाचा जर मोह ठेवला, मग तुमची पुढे शिकण्याची उमेद मात्र कमी होऊ शकते, असं देखील या ठिकाणी त्यांचं म्हणणं आहे. आप महाराष्ट्र में रह रहे, खारघर में आपने 3 बार, मेरे हिसाब से लगातार 3 बार संगीत समारोह का भी आयोजन किया था, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए. खारघर में एक्चुअली क्या मैं बताऊं,
खारघर में बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार रहते हैं, पखावज के भी रहते हैं, गाने के भी रहते हैं। तो एक तो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उनका नाम है पंडित प्रताप पाटिल जी रहते हैं। बहुत से कुणाल हैं, कुमार केनी, बहुत सारे कलाकार रहते हैं। लेकिन क्या समारोह भी वो काफ़ी बड़े बड़े करते वो लोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा योगदान हम भी करते हैं एक कार्यक्रम करके, क्योंकि महाराष्ट्र का ये इतिहास रहा है संस्कृति में, इससे बेटर आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप कार्यक्रम सुनने के लिए कार्यक्रम कर्णप्रिय लोग हैं, संगीत के कर्णप्रिय लोग हैं। तो आप कार्यक्रम करेंगे तो सुनने के लिए लोग आते हैं। तो सोचा कुछ एक ध्रुपद स्टाइल यहाँ बहुत कम लोग सुनते हैं, तो कोशिश किया कि ध्रुपद स्टाइल यहाँ मैं पेश कर सकूँ। तो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं रविनाथ भागवंते जी, एक बहुत अच्छे भाई समान है विनोद तोडेकर जी। उनसे मैंने बातचीत किया कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सहयोग दिया दोनों व्यक्तियों ने, और 3 साल हमने किया, बहुत अच्छे से किया। हाँ, कारण हमें बंद करना पड़ा। उसमें बहाउद्दीन डागर बहुत अच्छे कलाकार आए, अब जो मैंने नाम लिया आपके पंडित प्रेम कुमार मलिक जी आए, अच्छे अच्छे कलाकार मैंने लाने की कोशिश की। विश्वमोहन भट्ट जी के जो बेटे हैं सलील भट्ट, उनको बुलाया मैंने। आगे भी करने की कोशिश है, मैं कोशिश करूँगा कि और कर सकूँ। बघा ना की म्हणजे या ठिकाणी राहून संगीतात तर त्यांचं पखवाज क्षेत्रातलं योगदान आहेच, परंतु तरी देखील इतर गोष्टी आपल्या कानावर पडाव्या, इतर चांगल्या गोष्टी आपल्याला ऐकता याव्या यासाठी देखील त्यांनी प्रयत्न केलेले आहे। आणि कोरोना काल जर संपला तर पुढे देखील तुमची ती इच्छा असणार आहे। महाराष्ट्र की परंपरा और आपकी परंपरा, यहाँ की जो पानसे घराना है और यहाँ की बाकी जो आपका घराना है, हमेशा आप साथ देते रहते हैं। तो उसमें आपको कौन सा कुछ बता सकते कि आपने क्या अलग महसूस किया? देखिए, जो यहाँ की जो सबसे बड़ा परंपरा है वारकरी समाज का, उसकी वादन शैली है वो पूरा भक्ति प्रधान है। तो और जो हम लोग शैली बजाते हैं वो जो शैली है पखावज की सोलो की शैली है। तो दोनों में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। आपको खुद को साथ संगत करने में, सोलो बजाने में किस में ज़्यादा रुचि ज़्यादा है? ये क्या ईजीएस्ट है? सोलो बजाना और साथ संगत दोनों ही अगर बोलेंगे इजी है तो ऐसा नहीं है। साथ संगत में कैसा है कि आप कलाकार के मूड के हिसाब से आप उसको संगत करते हैं कि उसका उस वक्त, क्योंकि हर कलाकार का, हर व्यक्ति का दिन में अगर 24 घंटे है तो उसके 24 बार उसके मूड स्विंग हो सकते हैं। तो उस दिन वो कलाकार स्टेज पे क्या गाने वाला है आपको उसको समझना पड़ेगा। और संगत करते तो सबसे मेन बात क्या है कि आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही उसको आप संगत दीजिए, आपको उसके ऊपर ओवर पावर्ड नहीं होना है। और सोलो तो आपका है, बोलते हैं कि एक कहावत है कि घर की खेती है, हाँ फ्री स्टाइल है, आप कैसे बजाइए। लेकिन मेरे हिसाब से आप संगत में बहुत सीखते हैं। सोलो में तो आप खुद बजा रहे हैं, लेकिन संगत में आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि आप अपने शैली से हट के दूसरे के शैली को देख के उसके लिए ऑन द स्पॉट कंपोजिशन अपने दिमाग में बनाते हैं। सोलो में क्या कि आप घर से आपने सब कुछ आपने कि हाँ सब सेट करते हैं, इसके बाद ये ऐसे करेंगे। लेकिन संगत में ठीक उल्टा हो जाता है। आपका बोलते हैं कि जो सोलो पैटर्न आपको अलग रखना पड़ेगा साइड में, जिस लय में वो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जहाँ आपको संगत करना है, और उनका जो पैटर्न गया है वो किस तरह का गया है, आपको सेम चीज़ को फॉलो करना है ऑन द स्पॉट। तो आपको मोर क्रिएटिव होना पड़ेगा संगत के लिए। आपकी रियाज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आपके शिष्यों का रियाज कैसे करवाते हैं? मैंने सुना है बहुत सारे शिष्यों से कि मुझे तो मेरे सत्यम खेरे जी, एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ, उनके पिताजी ज्ञानेश्वर खेरे बहुत बड़े पखवाज वादक हैं। खुद अच्छा होने के कारण उनका लड़का ऑब्वियसली अच्छा ही बजाता है। फिर भी आपके साथ जब वो आपके पास सीखने आया तो वो बोला कि मुझे 6 महीने थाप सिखाने के लिए लगा है, और इस दरमियान पेशेंस बहुत कम रहते हैं लोगों में। वो तो खुद सोचता रहेगा अरे मैं तो अच्छा पखवाज वादक हूँ, और फिर भी आपने 6 महीने लिए उसके लिए। तो क्या है इसके पीछे रीजन? 6 महीने की कहानी ये है कि वो 6 महीने में वो सिर्फ आए होंगे 10 क्लास। तो 6 महीने ऐसे हो गए। हाँ, तो नहीं थाप का क्या रीज़न है कि पखावज का सबसे मेन जो पार्ट होता है वो धा और ता। तो अगर किसी भी पखावजी का ता और धा बहुत क्लियर है तो आप पखावज की स्टार्टिंग कर सकते हैं।
क्योंकि उसके बाद जो बोल है वो बोल को हम, एक होता है ओपन, एक होता है बंद। अगर आपका ओपन क्लियर है तो बंद निकालना आसान हो जाता है। आप खुद रियाज कैसे करते हैं और आप लोग शिष्यों के कैसे रियाज करवाते हैं? जैसे कि आपके पिताजी ने कुछ आपके ऊपर दबाव डाला था कि नहीं ऐसा रियाज चले, उस टाइम समय की कुछ है आपकी यादें? जहाँ तक पहले का जो समय था रियाज करने का, वो तो आपको, आपका इच्छा हो चाहे नहीं हो, आपको रियाज करना मतलब रियाज करना है। पापा ऑफिस से आ गए 7 बजे तो आपको आज 7 से लेके 9 बजे तक 10 बजे तक रियाज करना है। तो वो रियाज जो था वो रियाज क्रिएटिव नहीं था। मैं आपको बताऊं कि वो रियाज में हर दिन आपको एक नया बोल मिल रहा है, आप उस बोल को कॉन्टिन्यूस बजा रहे हैं। रियाज का तरीका ये भी एक होता है कि आप एक किसी बोल को अगर बिल्कुल स्पष्ट करना है तो आप उस बोल को कंटिन्यूस बजाइए 2 घंटे, तो वो तरीका है। लेकिन मेरा जो अब मैं अपनी जो सोच है रियाज की, मेरा सोच ये है कि जब आप रियाज कर रहे हो तो एक बोल को आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हमने एक बोल लिया, मैं आपको एक एग्जांपल मैंने देखा कि मैंने एक रेला लिया अभी जब बजाया मैंने तेवरा में, तो मैंने उस बोल को सिंपल नहीं किया, उस बोल को एक्सप्लोर किया। वो बोल बहुत तरीके से ओपन हो सकता है, कितना उसको आप खिला सकते हैं बोलों को। थोड़ा एग्जांपल दे सकते मैं आपको देता हूँ। अब ये जो रेला जी मेरी खुद की कंपोजिशन है, खुद की कंपोजिशन है। इसमें मेन वर्ड जो है वो क है। तो ये जो हम बोल लिए, इस बोल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बोल कितना है, किटता के तरीके गदिगर नगदर किटता के तांगड़ थे ता तरीके गदिगर। ये एक रेला है, ये मेरी खुद कंपोजिशन है। तो अब इसमें हमने पहले रेला को स्टार्ट नहीं किया कि हमने सीधा रेला को स्टार्ट फ्लो फेंक दिया। तो हमने इसको नहीं किया, पहले हमने उनके जो बोल को एक्सप्लोर करना चालू किया। हर बोल को हम तोड़ रहे हैं, हर बोल को, और उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस है। आप उस चीज़ को स्पॉन्टेनियस सोचिए कि हम उस बोल को कहाँ कहाँ, अभी हमने बोलिया किटता का तरीका तक गदेगिन, किटता का तरीका तक गदेगिन नग तरीके तक तांगड़ थे तांगड़ धा दे तांगड़ धा दे तांगड़ धा। तो हम उस बोल को अब धे तांगड़ धा तांगड़ धे ता किटता का तरीका तक गदेगिन तांगड़ दे तांगड़ धा तरीका तक गदेगिन नग तरीके तक तांगड़ धे तांगड़ धा दे तांगड़ धा धा। तो हम उस बोल को सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने कोई तिहाई दिमाग नहीं रखा कि हम तिहाई बजाएंगे, सोचा हुआ तिहाई नहीं बजा रहे हैं। तो मेरा मेन, मैं जब अपने बच्चों सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो यही बोलता हूँ कि बेटा ये मत देखो कि तुमको मैंने रेला किस ताल में दिया, ताल में दिया है, वो एक फिक्स कंपोजिशन है। अब उस कंपोजिशन में हर इंसान का जो दिमाग है वो डिफरेंट है, तो सोच अलग है। तो आप उस चीज़ को एक अलग व्यू में सोच सकते हो। मैंने इस चीज़ को ऐसे सोचा है, तुम इसको अलग व्यू में सोच सकते हो। बोल तो उतना ही रहेगा, बोल तो कुछ नया नहीं आएगा, क्योंकि जो पहला है वो वही हमें याद नहीं कर पा रहे हैं, तो अगला नया बनाने कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसको मैंने कैसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ।
सोचा हुआ बोल नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद इसको आप एक्सप्लोर करिए एज अ रेला, जो हमने आपको सिखाया है और जो उसका विस्तार है। एक गोष्ट मला आठवते, खरं तर एक एक छोटी मुलगी एक कलाकार होती आणि ती भजन करण्यासाठी आली होती. खरं तर त्यांचे गुरु खूप चांगले एक नावाजलेले गुरु आहेत आणि मी पाहिलं की तिची वही संपूर्ण भरलेली होती. अगदी म्हणजे अनेक ती अभंग तिच्या वहीवर लिहिलेले होते, परंतु आवाज तिची रेंज खूप होती तरी देखील ती चांगली गात नव्हती, म्हणजे बेसूरच गात होती. मला आश्चर्य वाटतं की खूप चांगले गुरु असतात, त्यांना सगळं कळतं की बाबा तिची रेंज आवाजाची चांगली. मग कशासाठी तुम्ही तिला खूप जास्त शिकवता? गुरुजींच्या बाबतीत बोलायचं असं आहे की जर ते सत्यमला जाणीवपूर्वक त्याचा हात क्लिअर करून घेण्यासाठी जर 6 महिने लावतात, किंवा आमचे सागर कोटकर असतील त्यांना देखील त्यांचा हात क्लिअर करण्यासाठी वेळ घेतात. मग हा जो काल आहे या कालामध्ये त्यांनी पेशेंस ठेवणं गरजेचं आहे. मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं कि जो गुरु है उनको शिष्यों को क्लियर सिखाना ज़्यादा जरूरी है, ना कि उनको ज़्यादा सिखाना जरूरी है, ऐसा माने क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप कुछ सिखाते हैं, मैं गाने के बारे में भी मैं ही बोलना चाहूँ कि जब आप सिखाते हैं तो राग का स्वरूप क्या है, राग में आपने कितने ताने गा लिया, कितने बंदिशें गा ली, उससे मतलब नहीं है, आप उस राग को कितना समझ पाए. वैसे ही अगर हमने किसी बच्चों को अगर कोई परन सिखाया है, रेला सिखाया है, तो उस रेले को आपको रट्टू जैसा याद नहीं करना, तोते जैसा, जो तोता क्या सब याद कर लेता है. तो आप जब उसको आप समझेंगे तभी आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, तभी उसको आप बना पाएंगे. उसको एक नया आयाम बोलते हैं ना कि हर चीज़ तभी अच्छा लगता है जब वो एक नए स्वरूप में बाहर आता है. तो वो नया स्वरूप तब आएगा जब आप उस चीज़ को उसको बताएंगे बच्चे को कि क्या है कि आपके पास म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई उम्र नहीं होती है, किसी उम्र में आप सीख सकते हैं. और जब कोई सीखने आता है तो वो एक कच्ची मिट्टी होता है. लोग बोलते हैं कि बच्चे ही ऐसा नहीं है. जब आप किसी भी उम्र में सीखने जाते हैं तो वो कच्ची मिट्टी है, जैसा आपके गुरु आपको मोल्ड करेगा आप वैसे ही बन के निकलेंगे. तो अगर आपका दिशा सही है, गुरु ने आपको बहुत अच्छे से मोल्ड किया है, तो आप एक बहुत मीठे पानी की सुराही बन के निकलेंगे. तो म्यूज़िक का भी वैसा ही है. इसमें क्या होता है कि जो पालक होते, पेरेंट्स होते, उनको भी हमेशा लगता है कि मेरा जो है बच्चा है, लड़का है, कि उसको ज़्यादा आना चाहिए. तो फिर ये भी सोच कभी कभी घातक हो सकती है. बहुत 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 ये संगीत क्या है कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको एक बोल याद करने में 10 मिनट लगता है. हाँ. कोई बच्चा ऐसा है जिसको वो बोल याद करने में, समझने में लग गया 1 हफ्ता, लेकिन पेरेंट के प्रेशर में उसने बोल को रट्टा मार लिया है, एज अ कंप्यूटर मार लिया है. उससे वो नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया कि अगर कोई बोल धा का वेट कहाँ क्या है, ता का वेट क्या है, तेटे का वेट क्या है, तो वो उसने सिर्फ रट्टा मार लिया कि मुझे इतना याद करना है. तो ये एक्चुअली देखा है तो ये गलत है. और अभी और भी एक नियम है कि अभी कैसा है पेरेंट का कि बच्चे ने अगर 1 साल सीखा है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. ये भी तो एक नियम है. तो अब जो बेचारा गुरु भी क्या करे, उसको पास भी ऑप्शन नहीं है कि उसको मालूम है कि हमने क्लास में डाला है, 1 हफ्ते बाद पेरेंट बोलेंगे कि इसका सर टाइम तो आ गया एग्जामिनेशन का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का आ गया. तो इसमें मैं गलती दोनों तरफ से मानता हूँ, क्योंकि संगीत ऐसा नहीं कि आप संगीत 1 साल में सीख जाएंगे. अरे बड़े उस्ताद लोग बोलते हैं कि हमने 20 राग में 10 राग में जीवन निकाल दिया, और यहाँ पे 1 साल में सिलेबस में 8 राग है. तो आप कैसे बोलें कि वो बच्चा राग को कितना समझ पाएगा. तो दोनों तरफ से बोलते हैं ताली बजती है, दोनों तरफ से. पेरेंट्स को भी म्यूज़िक को एज अ सिलेबस नहीं, एज म्यूज़िक जैसा है उसको वैसे ही लेंगे, तभी उसका बच्चा एक्सप्लोर करेगा. मैं आपके बारे में देखता हूँ कि मैंने देखा कि बहुत तेज बढ़िया बजाते हैं. ऐसा मैं देखिए मेरी जो पकवास की समझ है उतनी है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता कि बहुत गुरुजी है ना, बहुत तेज़ बजाते, बढ़िया बजाते. लेकिन मैंने जब आपके शिष्यों से बात की तो वो बोले कि तेज़ बजाना तो इजी है, एक्चुअली विलंबित बजाना बहुत कठिन है. तो क्या सच्चाई क्या है सही में? तेज़ की बात करेंगे तो मैं बताऊँगा, मैं बहुत तेज़ नहीं है. बहुत सारे ऐसे मेरे इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे पखवाज प्लेयर हैं जो मुझसे अच्छा बजा रहे हैं, और अब तैयार में भी और स्पीड में भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं. बात तैयारी की और बात
विलंबित की नहीं है। अब बात है कि आप उस जगह के लय को कितना समझते हैं। विलंबित बजाना इसलिए कठिन है कि विलंबित में आज बजाते हैं तो आपको हर बोलों का जो प्रॉपर बोलते हैं ना, जो प्रॉपर, मैं क्या आपको बताऊँ, मैं जो एस्टेब्लिशमेंट है, इस बोल को इतनी ही बीट चाहिए, इतनी मात्रा, वो आप अगर आप लय रखते हैं स्पीड का, तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, दिन दिन ना तक दिन दिन धा ना, तो ये आपने पढ़ तो दिया, लेकिन अगर इसको हम स्पीड में पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, धा किट तक तिटक तक गदि के नग तेरे किट तक तांगड़ धे, ये बोल ऐसे है। तो आपका जो वजन है, मेन वर्ड जो वजन है, वजन धा किट तक तिटक नग तेरे किट तक तांगड़ धा, तो स्लो में आपको हर चीज को खींचना है, क्योंकि आपका हाथ भागेगा विलंबित में, और स्पिन तो हाथ भाग ही रहा है, तो आपको विलंबित में थोड़ा सा रखना पड़ता है, जो वजन है बोलों का, शब्दों का, उसका ध्यान रखना पड़ता। खरं तर गुरुजींची खूप गोष्टी आपण बोलू शकतो, परंतु आता मुलाखतीच्या आपण समारोपाकडे येऊया. मुलाखतीनंतर एक गुरुजींचे शिष्य आणि एक आमचे अजून सुपरिचित या ठिकाणी काही कार्य सादर करणार, त्याच्यामध्ये भैरवी देखील असणार आहे. तर मैं अभी मुलाकात कंक्लूड करने के बारे में आ रहा हूँ. तो आज के जो न्यू कमर है इसमें आ रहे, तो इतना सारा एक्सपीरियंस आपके पास है, आप खुद अभी एक स्कूल में भी पढ़ाते हैं, एज अ टीचर है, तो ये सबके आपका जो नॉलेज है उसको पकड़ के आप क्या उनको सलाह देंगे, या न्यू कमर्स को क्या गाइड करेंगे? मैं न्यू कमर्स पखावज में, चाहे म्यूज़िक में, मैं इनको एक ही बात बताना चाहूँगा कि संगीत जो है, जब आप सीखने आते हैं तो आप सबसे पहले स्टूडेंट बनिए, शिष्य बनिए, स्टूडेंट बनिए, और जो चीज़ सीख रहे हैं उसके प्रति ईमानदार हो जाइए, अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहिए, संगीत अपने आप आ जाएगा। इतनी चीज़ अगर आपने सीख ली तो संगीत आपको अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप सीखने जाएंगे और गुरु के प्रति आप बिल्कुल ईमानदार हैं, तो आपको गुरु के अंदर हर दिन एक ही बोल के अलग अलग प्रकार दिखेंगे। जब मैं किसी बच्चों सिखाता हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मेरे पास बच्चे सीखने आते, तो मैंने बोलों का एक कैसे निकास दिया कि तेटे कहते गदी करे, तेटे कहते गदी करे, तेटे कहते गदी करे। आज मेरा मूड ये सिखाने का, मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो हो सकता है ये तेटे कहते वही रहे, मेरा मूड डिफरेंट हो, तो उसके सिखाने का तरीका अलग हो जाएगा। तो न्यू कोर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लगन से सीखें, अपने गुरु के प्रति, अपने साज के प्रति ईमानदार रहें। तर आपल्यासोबत होते मृणाल उपाध्यायजी, भारतातील एक नामवंत पखवाजवादक म्हणून ते गणले जातात. खरं तर त्यांच्या अनेक गोष्टी या ठिकाणी शेअर करायच्या होत्या, परंतु वेळेच्या अभाव आणि काही गोष्टी म्हणजे व्यासपीठावर मांडणे किती योग्य मला माहीत नाही. अतिशय नम्र स्वभावाचे ते आहेत. आज एवढ्या उंचीवर देखील असताना देखील म्हणजे अनेक देशामध्ये त्यांनी कार्यक्रम केलेले आहेत, अनेक पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे, तरी देखील अतिशय नम्रपणा त्यांच्यामध्ये आहे. आपल्याला ही मुलाखत कशी वाटली त्याच्याविषयी तुम्ही जरूर कमेंट करायचे. मुलाखत संपण्यापूर्वी आपण या ठिकाणी छोटी सादरीकरणाची त्यांना विनंती करणार आहोत. आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताल, चार ताल। हमारे जो घराना है, परंपरा जो उसको बोलते हैं, उस परंपरा की जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो घर का उठान है, मंदार ध्वनि, मतलब कि जैसे कि तबले में पेशकार है, वैसे ही हमारे पखावज में मंदार ध्वनि होता है। उसके बाद घर की कुछ रेला, कुछ परने और चक्रधार।
हे चिदान देग देवा, हे चिदान देग देवा, देवा हे चिदान देगा देवा, तुझा विसरण व्हाव, तुझा विसरण व्हाव, गुण गाई नावडी आवडी, गुण गाई नावडी आवडी, हिची माझी सर्व जोडी, हिची माझी सर्व जोडी, गुण गाई नावडी आवडी, गुण गाई नावडी आवडी, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग दे सदा, संत संग दे सदा, गुण गाई नावडी आवडी, गुण गाई नावडी आवडी, गुण गाई नावडी, तुका म्हणे गर्भवासी, तुका म्हणे गर्भवासी,
द्यावे आमासी सुखे घालावे आमासी गुण गाईन आवडी आवडी गुण गाईन आवडी आवडी हिची माझी सर्व जोडी हिची माझी सर्व जोडी गुण गाई नावडी आवडी गुण गाई नावडी आवडी गुण गाईन आवडी गाईन आवडी गाईन आवडी